ऊर्जा के स्रोत। कक्षा 9 में हमने यह सीखा था कि किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तब हम क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना कुछ सुनते रहते हैं। ऊर्जा को यदि न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही वह नष्ट होती है, तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम याद करें कि हमने ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा है, तो पहले इसे पहेली का को हल किया जा सकता है। ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की स्थिति ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श के टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रक्रम अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है और इस प्रकार जलने पर रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती को जलाने पर इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और क्या इन अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें तो क्या हम किसी भी प्रकार से अपक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश को अन्य उत्पादों के साथ मिलाकर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 100 ml जल लेते हैं जिसका ताप 348 केल्विन 75 डिग्री सेल्सियस है और इसे किसी कमरे में रखने देते हैं जिसका तापमान 258 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस है। कुछ समय पश्चात क्या होगा। क्या ऐसे कोई उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुई उस समस्त ऊष्मा को एकत्र करके जो जल एक बार ठंडा हो गया है उसे गर्म किया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हमें यह पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण की अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य रूप में क्षयित हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वह उपभुक्त हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या हैं, तब फिर किसी ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाए। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ी को चलाने में हम डीजल का उपयोग करते हैं। सड़कों के लैंप को दीप्तिमान बनाने में विद्युत का उपयोग करते हैं। साइकिल से विद्यालय जाने में पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप 14.1 प्रातः काल सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने तक आप जिन ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं उनमें से ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों की सूची बनाइए। इन विभिन्न रूपों की ऊर्जाओं को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या हम इन ऊर्जा के स्रोत कह सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, विविध विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने अथवा वाहन को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उसके प्रयोज्य रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोतों का चयन किस प्रकार किया जाता है। क्रियाकलाप 14.2 उन विविध क्रियाकलापों पर विचार कीजिए जो भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे आस पास होते हैं। किसी ईंधन को अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखने का प्रयास करते समय आप किन मानदंडों पर विचार करेंगे। क्या तब आपकी पसंद भिन्न होती जब आप वन में जीवन निर्वाह कर रहे होते, किसी सुदूर पर्वतीय ग्राम अथवा छोटे द्वीप पर जीवन निर्वाह कर रहे होते, नई दिल्ली में जीवन निर्वाह कर रहे होते, 5 शताब्दी पहले जीवन निर्वाह कर रहे होते। उपरोक्त प्रत्येक परिस्थिति में ईंधन की उपलब्धता की दृष्टि से किस प्रकार भिन्न थी। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों को करने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत अथवा ईंधन का चयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी ईंधन का चयन करते समय हम स्वयं से इन प्रश्नों को पूछते हैं। यह दहन में कितना ऊष्मा मुक्त करता है, क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, क्या यह आसानी से उपलब्ध है। क्या आप ईंधन के विषय में 3 प्रासंगिक प्रश्न सोच सकते हैं। 3 जितने भी वर्गों में ईंधन आज उपलब्ध है, यदि हमें उनका चयन करना हो तो वे कौन से कारक हैं जो किसी विशेष कार्य जैसे भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे चयन के विकल्पों को सीमित कर देते हैं। क्या जिस ईंधन का चयन किया गया है वह किए जाने वाले कार्य पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए क्या हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए एक ईंधन तथा कमरे को गर्म करने के लिए कोई दूसरा ईंधन चुनेंगे। क्या इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक ऊर्जा कार्य करे।
सरलता से सुलभ हो, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी हो। प्रश्न, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? यदि आप भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। प्राचीन काल ऊष्मीय ईंधन। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी थी। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन तथा बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। क्या आप इनमें से कुछ उपयोग बता सकते हैं? ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। पीले लाल वाले कोयला के लिए दिखाया गया है, पेट्रोलियम के लिए, हरे प्राकृतिक गैस के लिए, पीले वाले जल के लिए तथा नीले वाले नाभिक के लिए, पवन ऊर्जा के लिए। ऊर्जा की मांग बढ़ती मांग की अधिकांशतः पूर्ति जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती थी। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी में भी विकास किया गया, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्ष में बने हैं। अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इस चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज की गई, परंतु आज भी हम अपनी ऊर्जा का चित्र 11.14.1 में भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत को दर्शाने वाला वृत्तारेख दिखाया गया। ऊर्जा की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन पर बहुत कुछ निर्भरता बनाए हुए हैं। चित्र 14.1 में जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियां भी हैं। हमने कक्षा 9 में कोयले तथा पेट्रोलियम उत्पाद को जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण के बारे में सीखा था। जीवाश्मी ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधन को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन गैसों के ग्रीन हाउस पौधाघर प्रभाव को याद कीजिए। इस पर विचार कीजिए, यदि हमें विद्युत आपूर्ति न मिले तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता उस देश के विकास के माप का एक प्राचल है। जीवाश्मी ईंधन को जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा घटाया जा सकता है। क्या आप यह जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोव, चूल्हे तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने वाले अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रयुक्त ईंधनों के रूप में उपयोग होता है। आइए अब हम एक छोटा सा संयंत्र बनाकर इससे कुछ विद्युत उत्पन्न करें और यह देखें कि ऊर्जा के इस सरल का उपयोग रूप को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना होता है। क्रियाकलाप 14.3 एक टेबल टेनिस की बाल लीजिए और उसमें 3 झिर्रियाँ बनाइए। धातु की चादर से वृत्ताकार पंखुड़ियाँ काटिए और इन्हें बाल की झिर्रियों में लगाइए। धातु की एक सीधी तार लेकर इसे बाल के केंद्र से गुजारिए तथा तार की धुरी की भांति प्रयोग करके बाल को किलकित कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि बाल धुरी पर मुक्त रूप से घूर्णन करे। अब इसके साथ कोई साइकिल डायनमो जोड़िए। डायनमो के साथ एक टार्च बल्ब संयोजित कीजिए। पंखुड़ी पर जल की धारा अथवा दाब कुकर में उत्पन्न ऊष्मा भाप डालिए। चित्र 14.2 में आप क्या देखते हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यह हमारा टरबाइन है। सरलतम टरबाइन की गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है। गतिशील तरल ब्लेडों पंखुड़ियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को गति देनी होती है ताकि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो के शाफ्ट को घुमा दे। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में एक आवश्यकता बन गई है। डायनमो के शाफ्ट को घुमाने के विविध ढंग हो सकते हैं, परंतु किसी ढंग को अपनाए जाए यह संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित अनुभागों में हम यह देखेंगे कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के विविध
स्रोतों को किस प्रकार उपयोग में किया जा सकता है। दाब कुकर, उष्मा भाप नली, टेबल टेनिस बॉल में धातु की पंखुड़ियां, डायनमो और बल्ब। ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए मॉडल। तापीय विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा रेल तेल के क्षेत्रों में निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन का दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल में गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थिति ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। चूंकि ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थिति ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांध से संबंध किया गया है। पिछली शताब्दी में सारे विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए, जैसा कि चित्र 14.1 में देख सकते हैं। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन की ब्लेड पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन की ब्लेड घूर्णन करती है, जिसे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। चित्र देखिए 14.3। जल विद्युत संयंत्र की व्यवस्था दृश्य है। ऊपर जलाशय है, जल कपाट लगा दिया जाता है। जल कपाट को खोल देने में पावर हाउस के जनित्र नीचे टरबाइन घूमती है, नदी को जल मिल जाता है, पावर हाउस में पावर लाइन चली जाती है। क्योंकि हर बार जब भी वर्षा होती है जलाशय पुनः जल से भर जाता है, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। अतः हमें जीवाश्म ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएगा जल विद्युत स्रोत के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती। परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। बांधों का केवल सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है तथा इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधों वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं, वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण में से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार की समस्या के कारण ही हुआ था। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, जैव मात्र या बायोमास। हम यह वर्णन कर चुके हैं कि प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यदि यह सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। ईंधन के रूप में उपपेलों के दहन से आप भली भांति परिचित हैं। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन की अस्थायी स्रोत उपलब्ध के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूंकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद है, अतः इन ईंधनों के स्रोत से हम जैव मात्रा कहते हैं, परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसीलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। ऊष्मा निकलने की दक्षता भी अधिक होती है। इसी प्रकार गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियों के
अपशिष्ट जैसे विविध पादपों तथा बहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो ये बायोगैस जैव गैस निकलती है। चूंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाले आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसीलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है जिसे चित्र 14.4 में दर्शाया गया है। ये चित्र 14.4 जैव गैस संयंत्र की व्याख्या व्यवस्था आरेख दिखाया गया है। नीचे संपाचित डाइजेस्टर होती है, निर्गत टंकी होती है, उर्वरक खाद निकलता है बाहर, मिट्टी होती है, इधर से कर्दम यानी गोबर डाला जाता है, मिट्टी से गैस की टंकी में गैस निर्गत ऊपर की तरफ हो जाती है। इस संयंत्र में ईंटों से बनी एक गुंबद जैसी संरचना होती है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रित टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल जिसे कर्दम सुलरी कहते हैं बनाया जाता है, जहां इसे संपाचित डाइजेस्टर में डाल देते हैं। इस डाइजेस्टर संपाचित चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती और वायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है गोबर की सरली के जटिल यौगिकों को अपघट कर देते हैं। अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। जैसे जैव गैस को संपाचित के ऊपर बनी गैस की टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस को एक गैस टंकी में उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसी कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचती। इसका तापन क्षमता उच्च होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं। इस स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः यह एक उत्तम खाद के रूप में काम आती है। इस प्रकार जैव अपशिष्टों व वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने में हमारे कई उद्देश्यों को पूर्ति हो जाती है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। यह मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। क्या आप यह भी सोचते हैं? पवन ऊर्जा कक्षा 9 में हमने देखा कि किस प्रकार सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंड तथा जलाशयों को असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने में किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिकी कार्यों को करने में होता रहा है। उदाहरण के लिए चित्र 14.5 में पवन चक्की आपको दिखाई गई है। उदाहरण के लिए किसी पवन चक्की द्वारा प्रचलित जल पंप पानी को ऊपर उठाने वाले पंप में पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए होता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़े कर दिया जाता है। चित्र 14.5 पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी एकल पवन चक्की का निर्गत अर्थात उत्पन्न विद्युत बहुत कम होता है जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म को सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित कर लिया जाता है जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। क्या आप जानते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। देश के 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्कियों की विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणीय है जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में 5वां स्थान है। यदि हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो अनुमानों के अनुसार लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तमिलनाडु से कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम
पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादकता नहीं होती है, परंतु पवन ऊर्जा के उपयोग करने की बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल भी 15 किमी पर आवर से अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही संचायक सेलों जैसे कोई पूर्तिकर सुविधा भी होनी चाहिए, जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन नहीं चलती हो। तो ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म का लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की प्रारंभिक लागत अत्यधिक है। इसके अतिरिक्त पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखुड़ियां वायुमंडल में खुले होने के कारण अधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थप्पड़ों को सहन करते हैं तथा अतः उनके लिए उच्च स्तर की रख रखाव की आवश्यकता होती है। प्रश्न, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? वैकल्पिक अथवा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है, हमारी मूल आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। क्रियाकलाप 14.4 अपने दादा दादी, अपने अन्य वयोवृद्धों से पता लगाइए कि वे अपने विद्यालय कैसे जाते थे, अपने बचपन में दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल कहाँ कैसे प्राप्त करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे। उपरोक्त उत्तरों का तुलना इस प्रश्न के उत्तर से कीजिए कि आप इन कार्यों को कैसे करते हैं। क्या इन उत्तरों में कोई अंतर है? यदि हाँ, तो किस स्थिति में बाह्य स्रोत से अधिक ऊर्जा उपभोग हुई? जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। हम उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोत के अधिक दक्ष उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास करते हैं तथा ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हैं। किसी भी ऊर्जा के नए स्रोत को हम खोजते हैं, उसी के उपयोग को मस्तिष्क में रखकर विशिष्ट युक्तियां विकसित की जाती है। अब हम ऊर्जा के उन नवीनतम स्रोतों पर जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं तथा उस प्रौद्योगिकी और जिसे इन स्रोतों से संचित ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, अपनी दृष्टि डालें, इस पर विचार कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अपने पूर्वजों की भांति जीवन यापन करना आरंभ कर दें तो इससे हमारे ऊर्जा स्रोत और हमारी परितंत्र रक्षित रहेंगे। आपके विचार से क्या यह धारणा उचित है? सौर ऊर्जा। सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है। इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही सूर्य के वायुमंडल के बाह्य परतों पर पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है तथा शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। क्या आप जानते हैं कि भारत एक भाग्यशाली देश है, क्योंकि वर्ष के अधिकांश देशों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लगाए गए अनुमानों के अनुसार हमारे देश प्रतिवर्ष 5,00,00,000 करोड़ किलोवाट घंटा अर्थात 5,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। स्वच्छ आकाश, बादल रहित की स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिमाण 4 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है के बीच होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य के विकिरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर माना गया है। अनुमानतः इसका सन्निकट मान 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर अथवा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। क्रियाकलाप
दो शंक्वाकार फ्लक्स लीजिए, इनमें से एक को काला तथा दूसरे को सफेद पेंट से पोतिए, दोनों में जल भरिए। इन शंक्वाकार फ्लक्स को 1 से 1.5 घंटे तक सीधे धूप में रखिए, दोनों फ्लक्सों को स्पर्श कीजिए, इनमें से कौन तप्त है आप इन दोनों फ्लक्सों को के जल के तापमापी द्वारा भी माप सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा उपाय सोच सकते हैं जिसके द्वारा इस ज्ञान का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकें? सर्व परिस्थितियों में अथवा श्वेत सफेद पृष्ठ की तुलना में कृष्ण काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। सौर कुकर चित्र 14.6 में सौर कुकर तथा सौर जल तापक की कार्यविधि की में इस गुण का उपयोग किया जाता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका ताप और उच्च हो जाता है। सौर कुकर में कांच की शीट का ढक्कन होता है। याद कीजिए पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में हमने क्या सीखा था? क्या इससे कांच के ढक्कन का उपयोग करने के कारण स्पष्ट होता है? ये दर्पण कांच का शीट परावर्तित होते हुई प्रकाश की किरणें चित्र में दिखाई गई। चित्र 14.6 में क्रियाकलाप 14.6 किसी सौर कुकर अथवा सौर जल तापक की संरचना तथा कार्यप्रणाली का विशेषकर इस दृष्टि से अध्ययन कीजिए कि उसमें ऊष्मारोधन कैसे किया जाता है तथा अधिकतम ऊष्मा अवशोषण कैसे सुनिश्चित करते हैं। सस्ती सुलभ सामग्री का उपयोग करके किसी सौर कुकर अथवा सौर जल तापक का डिजाइन बनाकर उसकी संरचना कीजिए और यहाँ जांच करिए कि आपके इस निकाय में अधिकतम ताप कितना प्राप्त किया जा सकता है। सौर कुकर अथवा सौर जल तापक के उपयोग की सीमाओं का विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यह सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समयों पर ही उपयोग होती हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पाया जा सकता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होता है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों का संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। चित्र 14.7 जिनमें व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो जाता है। चित्र में सौर पैनल ऊपर दिखाया गया सौर पैनल है। सौर सेलों के साथ संबंध प्रमुख लाभ यह है कि इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता, इसका रखरखाव सस्ता होता है तथा ये बिना किसी फोकस युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा अगामी स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। इन्हें ऐसे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाली विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग होता है, जिसका कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिकी तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषकों युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों परिकल्पकों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गई आनत छत पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। तथापि अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेल का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। समुद्रों से ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा घूर्णन गति करती पृथ्वी का मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप यह परीक्षण कर सकें कि समुद्र में जल का स्तर दिन में
किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। तरंग ऊर्जा, इस प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गति ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इस ढंग से टेप किया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठों पर आर पार बहने वाली प्रबल पवनें तरंग उत्पन्न करती हैं। तरंग ऊर्जा का वही पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे अत्यधिक प्रबल हों। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। महासागरीय तापीय ऊर्जा, समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ पर जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट या OTEC विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर की पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किमी तक गहराई पर जल का ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया गैस वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागरों की गहराई से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संग्रहित किया जाता है। महासागरों की ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है परंतु इसकी दक्षतापूर्ण व्यवहारिक दोहन में कठिनाई है। भूतापीय ऊर्जा, भौमिक परिवर्तनों के कारण भूप्रपट्टी में गहराई पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। भाप उत्पन्न कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इस निकास मार्गों को गर्मा चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप मिट्टी के बीच में फंस जाती है जहां इसका दबाव अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र है जहां व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान विशिष्टगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं नाभिकीय विखंडन में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान का अंतर डेल्टा एम ऊर्जा E में परिवर्तित हो जाता है। इस ऊर्जा E का दर्शन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सर्वप्रथम व्युत्पन्न व्याख्यात समीकरण E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर द्वारा नियंत्रित की जाती है जहाँ C प्रकाश की निर्वात में चाल है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा का प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 × 10⁻19 जूल। उपरोक्त समीकरण द्वारा यह आसानी से जांचा जा सकता है कि एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक U लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV
ऊर्जा के तुल्य होता है। तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौर उत्तर प्रदेश, काकरपार गुजरात तथा गंगा कर्नाटक पर स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को प्रतिष्ठापित क्षमता हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता का मात्रा 3% से भी कम है। तथापि बहुत से औद्योगिक देशकृत देशों अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता की 30% से भी अधिक की आपूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से कर रहे हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक घातक कणों विकिरणों में क्षयित होता है। यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता है तो इससे पर्यावरण संदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत पर्यावरणीय संदूषण का प्रबल खतरा तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता बृहत स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग का निषेधक बना देते हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया गया। किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अपक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, परंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। नाभिकीय संलयन, क्या आप जानते हैं आजकल सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित की सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संलयन का अर्थ दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना, जिससे सामान्यतः हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न की जाती है। हाइड्रोजन के लिए दो मिलाकर 3 हीलियम बनाई प्लस 1 न्यूट्रॉन निकाला जाता है। इसमें भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अपक्रिया में उत्पन्न उत्पादन का द्रव्यमान अपक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के विशिष्टगत द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। इसी प्रकार की नाभिकीय संलयन अपक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की अब विशाल ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन अपक्रियाओं में नाभिक को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्त चरम कोटि की है। मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब। हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अपक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम जो विखंडन पर आधारित है को अधिक विस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10⁷ केल्विन तक बढ़ता जाता है। अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है। क्रियाकलाप 14.7 कक्षा में इस प्रश्न पर चर्चा कीजिए कि महासागरीय तापीय ऊर्जा, पवन तथा जैव मात्रा की ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत क्या है। क्या इस संदर्भ में भूतापीय ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा भिन्न है? क्यों? आप जल विद्युत ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रश्न, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल या समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्यों? महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? पर्यावरणीय विषयक सरोकार। पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विविध स्रोतों के विषय में किया था। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न करता था। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध
प्रौद्योगिकी की दक्षता तथा उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति। यद्यपि हम सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के विषय में बात करते हैं, परंतु यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत किस स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि जीवाश्म ईंधन जलने से वायु प्रदूषित होती है। कुछ प्रकरणों से में जैसे सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों की वास्तविक प्रचलन प्रदूषण मुक्त हो जाता है, परंतु यह हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो अधिक समय तक कार्य कर सके तथा अपने समस्त कार्यकाल को कम से कम क्षति पहुंचाए। क्रियाकलाप 14.8 विविध ऊर्जा स्रोतों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि उनमें से प्रत्येक पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रत्येक ऊर्जा स्रोत का लाभ तथा हानियों पर वाद विवाद कीजिए तथा इस आधार पर ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत चुनिए। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकती है, क्यों और अथवा क्यों नहीं? रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना से अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? हमने पहले यह देख लिया है कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस प्रकार के स्रोतों को जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें ऊर्जा का समाप्ति स्रोत अथवा अनवीनीकरण स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का पुनर्जनन हो सकता है। उन्हें ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीनीकरण ऊर्जा उपलब्ध है। यह ऊर्जा की सतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में है अथवा भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है जो कि इन भंडारों को खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य है। क्रियाकलाप 14.9 कक्षा में इन समस्याओं पर वाद विवाद कीजिए। यह कहा जाता है कि अनुमानित कोयले के भंडार आने वाले 200 वर्ष के लिए पर्याप्त है। क्या इस प्रकरण में हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे कोयले के भंडार रिक्त होते जा रहे हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? ऐसा अनुमान है कि सूर्य आगामी 5 करोड़ वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या हमें यह चिंता करनी चाहिए कि सौर ऊर्जा समाप्त हो रही है, क्यों अथवा क्यों नहीं? वाद विवाद के आधार पर यह निर्णय लीजिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत समाप्त, अक्षय, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण है। प्रत्येक चयन के लिए अपना तर्क दीजिए। प्रश्न: ऐसे दो ऊर्जा स्रोत का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरण मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप साम्यत मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। आपने क्या सीखा? हमारी जीवन शैली के स्तर में वृद्धि के साथ साथ हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में सुधार का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें ऊर्जा के नए स्रोत को परखना तथा उनका दोहन भी करना चाहिए। हम ऊर्जा के नवीन स्रोत की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन संकटग्रस्त हैं। यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। हमारा ऊर्जा स्रोत का चयन, उपलब्धता में सरलता, ऊर्जा निष्कर्षण की लागत, ऊर्जा स्रोत के उपयोग की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी की दक्षता, ऊर्जा स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कारकों पर निर्भर करता है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं।